वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों अपना रोल जो प्ले करते हैं शॉर्ट रन में करते हैं। तो आज हम इसके कुछ डिफरेंट फेजेस जो उनकी बात करेंगे। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर एक्सप्लेन्स the input and output relation, that is the function relationship between a variable factor and fixed factors. Law of return to a factor exhibits three stages. Law of return to a factor, return to factor और return to के दो लॉ प्रोडक्शन फंक्शन है। रिटर्न टू फैक्टर एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हम एक वेरिएबल फैक्टर होता है और अदर फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है उसमें ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। हम लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर पढ़ रहे हैं और इसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़ रहे हैं। तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डिफरेंट स्टेजेस भी पढ़े थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, फिर दूसरा पढ़ा था हमने डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर, फिर पढ़ा था हमने नेगेटिव रिटर्न टू द। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू द फैक्टर में फर्स्ट स्टेज जो हम पढ़ेंगे, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। दूसरा पूछा सकता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। तीसरा पूछा जा सकता है व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इस तरह से डिफरेंट अलग अलग आपको वर्ड पूछा जा सकता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, what are its different stages, या पूछा जाता है what is the law of return to a factor, explain its different phases। different phases में से एक ही सवाल पूछा जा सकता है what is the law of increasing return to a factor, और पूछा जा सकता है what is the law of constant return to a factor, या पूछा जा सकता है what is the law of diminishing return to a factor। तो हम पहले जो हमने इनका आइडिया है, लेकिन हम साथ में अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ये डिमिनिश होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर। इन दोनों में assumption सेम रहेंगी जो assumption लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में था कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सेम रहेंगे और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा इनका। तो सेम assumption जिनमें अप्लाई करते हैं। नंबर वन जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जैसे हमने ये पढ़ा था पहले कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है बढ़ता जाएगा। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर are employed with fixed factors total output increases at
increasing rate. Also, marginal product goes on increasing. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ फैक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं इन विद फिक्स्ड फैक्टर्स, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अगर हम पहले एक वेरिएबल फैक्टर हमने 1 इस्तेमाल किया तो उसका आउटपुट आता है 10 यूनिट्स। दूसरा अगर हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेबर, तो उसका टोटल आउटपुट हो जाएगा 25 यूनिट्स। इसी तरह से तीसरा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट हमारा 25 की जगह हो जाएगा 50 यूनिट्स। यानी पहले 10 यूनिट्स आ रहा था, फिर 25 डिफरेंस 15 हो गया, फिर 50, फिर डिफरेंस 25, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीजिंग रेट, इस पे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम एक टेबल और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास दिया हुआ है यहां पर units of labor, units of capital, दिया हुआ है टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम टीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ले लेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1 2 3 सारी वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4। यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ये नहीं, ये आ गया फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास आ गया, ये आ गया वेरिएबल फैक्टर, ये आ गया फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर ले लो हमारे पास कोई एक टुकड़ा है लैंड का, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो मान लो हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर दिया हुआ है 1, तो टोटल आउटपुट उस वक्त हमारे पास है 3 यूनिट्स। अगर तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर आ गए 2, तो टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा 7 यूनिट्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल लेबर बढ़ जाती है 3, तो आउटपुट और ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास 12। अगर हम और ज़्यादा इनपुट यानी वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट बढ़ जाता है 18। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कहा कि दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच में से जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके लिए फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी n हमने पहले ले लिया 1, इसका टोटल प्रोडक्ट आ गया 3, फर्स्ट हमने ले लिया 1, टोटल प्रोडक्ट n यूनिट, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, n हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 0,
तो ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर हम सेकंड यूनिट ले लेते हैं n लेते हैं 2, तो मार्जिनल प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ n, तो 2 का टोटल प्रोडक्ट देंगे 7 माइनस टोटल प्रॉफिट ऑफ n माइनस 1, हमारे पास n आ गया 2 माइनस 1 तो 1 का टोटल प्रोडक्ट है 3 दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ, पहली आइटम वैसी रहेगी, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट आप निकालेंगे 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5, 18 माइनस 12 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट भी पहले 3 था, फिर 7, फिर 12, फिर 18 बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ रहा है 3 4 5 6, ये भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे? जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे टोटल प्रोडक्ट की, तो मान लो हम ले लेते हैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ गया है एक्स एक्सिस, यहाँ गया वाई एक्सिस। यहाँ पे ले लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर, यहाँ से ले लेंगे टोटल प्रोडक्ट। जब हम ये ड्रा करेंगे हमारा ऐसे आएगा ग्राफ, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर आप यही पॉइंट ड्रा करके देखें तो भी ऐसी कर्व ड्रा होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट कर्व, टोटल प्रोडक्ट कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, तो इस किस्म की ये टोटल प्रोडक्ट कर्व बनेगी। और सेकंड मार्जिनल प्रोडक्ट में जो है वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर ले लेंगे, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब हम ये ड्रा करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये भी हमारे पास इस तरफ से आएगी राइजिंग, ये आ जाएगी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ये मैं आपको ऐसे रफ ड्रा करके बता रहा हूँ, आप इसको स्केल के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे आप पॉइंट होगे इस पे स्केल ड्रा करके हम यूनिट्स ऑफ लेबर यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ से ले लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट 2 4 6 या 3 4 5 6 लिख लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे फास्ट लाइन 3 4 5 6, और यही पॉइंट्स अगर आप इस पर ड्रा करेंगे आप देखेंगे कि आपकी कैसी कर्व बनती है। 1 पे मार्जिनल प्रोडक्ट है 3, 2 पे मार्जिनल प्रोडक्ट है 4, 3 पे मार्जिनल प्रोडक्ट है 5 और 4 पे मार्जिनल प्रोडक्ट है 6। जब आप इसको मिलाएंगे अपवर्ड मूविंग आपके पास एक मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व आ जाएगा। और ये आ गया इसका टेबल ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। अब हम देखते हैं कि कॉजेस क्या है, ये लॉ ऑफ इंक्रीज बढ़ता क्या है, इसके कॉजेस क्या, रीजन क्या है।
causes of law of increasing return to a factor. ये हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स किस वजह से आते हैं, इनके कुछ रीजन है, कुछ काजेज है। नंबर 1 जो है हमारे पास है इंडिविजिबिलिटी ऑफ factors of production. नंबर 2 है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। नंबर 3 है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन। और नंबर 4 है डिवीजन ऑफ लेबर। ये कुछ रीजन है, कॉजेज हैं कि जिससे हमारा जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हासिल होता है। फर्स्ट रीजन क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मशीन हम उसको एक ही प्रोडक्ट के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास गाड़ी एक है, उसको काट के 2 हिस्से कर देंगे फिर वो चलेगी नहीं। इसी तरह से जब हमारे पास एक एग्जांपल हमने ली थी कि खेत एक है, उसमें मतलब कोई एक चीज पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसकी जब मैक्सिमम उस पे वेरिएबल फैक्टर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाता है। उसकी वजह से यानी पहला रीजन ये है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो हमारी जो लेबर उस काम को करते जाती है और उसको काम करने का टेक्निक जो है, ट्रेनिंग बढ़ते जाती है उसकी। जैसे जो पहला दिन जो काम करेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन या एक एक्सपीरियंस आ जाता है उसको उस काम का, तो जो टाइम पहले लगता था बाद में उसको उतना कम लगता है, तो उसकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाती है, प्रोग्रेस बढ़ जाती है, इसलिए हमारा ये आउटपुट जो है बढ़ जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, जो आपस में ये जो फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारा टोटल आउटपुट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो आदमी जो काम कर सकता है, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको वही काम दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट है बढ़ जाता है। अगर हम जिस आदमी को जो फील्ड है वो एक्सपर्ट है, अगर वो ना मिले उसको, तो आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाता है, अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।